स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इसके बहुत सारे पार्ट हैं प्रोबेबिलिटी के। यानी प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत मुझे बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। ये भी एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये भी मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। और इसी प्रोबेबिलिटी को हम चांस भी बोलते हैं। इस प्रोबेबिलिटी को हम चांस भी बोलते हैं। जब भी हम प्रोबेबिलिटी पढ़ने आते हैं तो मुझे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की अच्छी समझ होनी चाहिए। अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की अच्छी समझ नहीं है तो प्रोबेबिलिटी को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा ये सजेशन है कि प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझने के लिए पहले आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की समझ डेवलप कर लेना चाहिए। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मेरा लेक्चर वीडियो देखकर ऐसे पढ़ाने के क्रम में हम लोग भी इसको रिकैपिचुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी में भी हम लोग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को देखेंगे, बट अगर उसके बारे में विस्तृत जानना है तो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर वीडियो देखना ही चाहिए। ओके, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले उसके बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिसको मुझे समझना होगा। जब तक हम कीवर्ड्स को नहीं समझेंगे हम प्रोबेबिलिटी को नहीं समझ सकते। ओके, तो हम कीवर्ड्स सिस्टमेटिक पहले स्टडी करते हैं, तब देखते हैं कि कैसे उसका एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, उसमें कितने सारे चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पर ही फोकस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट में हम प्रोब लिखते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। और ये भी ध्यान रखेंगे कि ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसके लिए अदर चैप्टर से कोई खास इसकी कनेक्टिविटी नहीं है, बस एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इसमें यूज होता है और ये लॉजिकल चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको अदर किसी चैप्टर की समझ नहीं है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही अच्छी है और इसमें कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल होता है। ओनली एनालिसिस इसमें बहुत ज़्यादा है, थिंकिंग पावर इसमें बहुत ज़्यादा है और ये लॉजिकल चैप्टर है, पूरी तरह से ये लॉजिक पर आधारित है। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी करता क्या है। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में हम प्रायिकता बोलते हैं। तो ये क्या करता है ना कि सर्टेनिटी का न्यूमेरिकल स्टडी करता है ये। और वो सर्टेनिटी जो होता है वो हैपनिंग भी हो सकता है और नॉन हैपनिंग भी हो सकता है। यानी शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल NS और C है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? NSC। N स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल, S स्टैंड फॉर स्टडी और C स्टैंड फॉर सर्टेनिटी। शॉर्ट में इसको याद रखेंगे ताकि बहुत दिनों तक याद रहे। लंबा चौड़ा डेफिनेशन याद बहुत दिनों तक आप नहीं रख पाते। तो क्या बोल रहे हैं कि न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ सर्टेनिटी, इसको ये कोड वर्ड हो गया और इस कोड वर्ड में हमने क्या समझा कि ये न्यूमेरिकल N जो है क्या बता रहा है? न्यूमेरिकल। S क्या बता रहा है? स्टडी। और C क्या बता रहा है? C से मुझे क्या पता चलता है? तो ये सर्टेनिटी को बताता है, सर्टेनिटी। और ये जो सर्टेनिटी है ना, ये सर्टेनिटी आपका हैपनिंग का भी हो सकता है, हैपनिंग का भी हो सकता है और नॉन हैपनिंग का भी हो सकता है। नॉन हैपनिंग का भी हो सकता है। जैसे आप बोलते हैं ना व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या घटित हुआ, तो उसी हैपेंड से हैपनिंग वर्ड बना है।
तो कह रहा है कि मैथमेटिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें सर्टेनिटी का न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? सर्टेनिटी का न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं। यानी किसी भी चीज में जब हम ये संभावना व्यक्त करते हैं कि उस चीज के घटने की क्या प्रायिकता है, उस चीज को जब हम न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टडी करते हैं तो वो मेरा प्रोबेबिलिटी कहलाता है। जब तक हम ये संभावना व्यक्त करेंगे तब तक वो प्रोबेबिलिटी में नहीं जाएगा। जब हम उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे, यानी न्यूमरल का यूज करना स्टार्ट कर देंगे, डिजिट का यूज करना स्टार्ट कर देंगे, तब हम कहेंगे कि तब हम प्रोबेबिलिटी का स्टडी कर रहे हैं। तो ये सर्टेनिटी का न्यूमेरिकल स्टडी करता है, क्या? प्रोबेबिलिटी। और ये क्या लिखा हुआ है? हैपनिंग लिखा हुआ है। हैपनिंग का मतलब हुआ घटित होना, और दूसरा लिखा हुआ नॉन हैपनिंग मतलब घटित नहीं होना। यानी किसी भी इवेंट का घटित होना और घटित नहीं होना का जो न्यूमेरिकल स्टडी करता है वही तो प्रोबेबिलिटी है। और इसमें बहुत सारे मैथमेटिशियन ने कंट्रीब्यूट किया है, इसमें बहुत सारे मैथमेटिशियन का कंट्रीब्यूशन है। ऐसा कहा जाता है कि ये मैथमेटिक्स जो है गैम्बलर ने स्टार्ट किया। गैम्बलर तो समझ रहे हैं ना, जो जुआ खेलते हैं, उनके द्वारा ये स्टार्ट की गई प्रोबेबिलिटी, और उसी प्रोबेबिलिटी को न्यूमेरिकल फॉर्म में बहुत सारे मैथमेटिशियन ने अरेंज किया। और ये बहुत ही एंशिएंट जो है, ये भी एक तरह का एंशिएंट मैथमेटिक्स ही है। और बाद में जो है धीरे धीरे इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन हुआ, और ये मॉडर्न मैथमेटिक्स में जो है बहुत ज़्यादा इसका स्कोप वास्ट हो गया। ओके, तो इतना हम ध्यान रखते हैं। दूसरा वर्ड इसमें मिलेगा एक्सपेरिमेंट। बार बार इसकी हम चर्चा करेंगे। इसे एक्सपेरिमेंट, कि हम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं? तो एक्सपेरिमेंट के लिए कहता है कि कोई भी ऑपरेशन, यानी कोई भी क्रिया, एन ऑपरेशन having well defined, an operation having well defined outcomes is called an experiment। अब वो उस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में हमने लिख दिया कि an operation having well defined outcomes। कह रहा है कि कोई भी क्रिया जिसका well defined outcome हो, देखिए well defined लिखा हुआ है वर्ड, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। रिजल्ट को ही इसमें आउटकम भी हम बार बार बोलेंगे। कह रहा है कि कोई भी क्रिया जिसके well defined आउटकम होते हैं। अब कहेंगे कि वेल डिफाइन का मीनिंग क्या होता है? तो वेल डिफाइन का सेंस ये होता है कि जिस ऑपरेशन को हम कर रहे हैं उसका कोई डिफिनिट रिजल्ट आए। जैसे अगर हम फेयर कॉइन की बात करें, एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, फेयर कॉइन। जब भी हम कहेंगे फेयर कॉइन तो ये नहीं समझना है कि एकदम नीट एंड क्लीन कॉइन है, ऐसा नहीं समझना है कि एकदम साफ सुथरा सिक्का है, ऐसे नहीं सोचना है। जब भी हम कहेंगे फेयर कॉइन तो समझना है कि एक साइड में हेड है, एक साइड में टेल है, और किसी भी तरह से उसको डिस्टेम्पर नहीं किया गया है। डिस्टेम्पर का मतलब ये होता है कि उस सिक्के को किसी भी हथौड़े से अगर हम पीट देते हैं तो उसका शेप जो है थोड़ा चेंज हो जाता है, तो उस तरह की चीज़ों को कहा जाता है डिस्टेम्पर करना। तो ऐसा नहीं है। तो कहेंगे तो हर सिक्के में जो है एक साइड में हेड होता है और एक साइड में टेल होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे भी बहुत सारे सिक्के जो है होते हैं जिसको खोटा सिक्का बोलते हैं हम, उसमें दोनों साइड में हेड रहता है या दोनों साइड में टेल रहता है। पायरेटेड जो कॉइन्स आते हैं, ओके, बच्चों वाला कॉइन्स जो आते हैं वो देखेंगे कि दोनों साइड में हेड और दोनों साइड में टेल, इस तरह से भी उसमें रहता है। तो कह रहा है कि उसको नहीं समझना है। जब भी हम कहेंगे फेयर कॉइन तो समझना है कि एक साइड में हेड है, दूसरे साइड में टेल है, और कॉइन के शेप में किसी भी तरह का डिस्टेम्परिंग नहीं है। यानी ऐसा ना करें कि उसको हथौड़ा से किनारे को पीट दें
और बार बार जब उसको करें तो हेड ही आवे, टेल कम आवे या बिल्कुल ना आवे, तो उस तरह का डिस्टर्बेंस उसमें नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम कहते हैं कि किसी फेयर क्वाइन को फेयर कहेंगे या अनबायस्ड भी कभी कभी बोलेंगे, अनबायस्ड क्वाइन भी बोलेंगे। तो जब भी हम किसी फेयर क्वाइन को टॉस करते हैं तो ये कंफर्म होता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। फाइनली जब वो रेस्ट में आएगा तब। ऐसा कभी नहीं होता है कि वो हवा में ही रह जाएगा, ऐसी सिचुएशन नहीं बनती, ऐसी सिचुएशन नहीं बनती। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी में आएंगे और प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे तो ऐसी ऑपरेशन होगी जिसके वेल डिफाइंड आउटकम होंगे। कभी आपने सुना कि क्रिकेट के बॉल को टॉस किया गया, चौक को टॉस किया गया, ऐसा आपने कभी सुना किसी भी गेम में? क्योंकि चौक को टॉस करके, टॉस तो कर सकते हैं बट इससे कोई हम वेल डिफाइंड आउटकम नहीं निकाल सकते, वेल डिफाइंड कोई आउटकम्स हम नहीं निकाल सकते हैं। तो चौक को टॉस करना एक्सपेरिमेंट नहीं है इसमें, लेकिन फेयर क्वाइन को टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है। फेयर क्वाइन को टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे तो उसका वेल डिफाइंड आउटकम होना चाहिए। ओके, इसी में एक और कीवर्ड हम यूज करेंगे और उसको हम बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट है और ये है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का सेंस ये होता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसके पॉसिबल आउटकम को हम जानते हैं बट हैपनिंग आउटकम को हम नहीं जानते, वैसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में मुझे जितना भी एक्सपेरिमेंट पढ़ना है वो सब रैंडम एक्सपेरिमेंट ही होगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट को कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो लिखेंगे हम कि एन एक्सपेरिमेंट an experiment in which possible possible outcomes are known, known मतलब कि ज्ञात होता है, but happening outcomes are unknown. It's called a random experiment. Random experiment कह रहा है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसमें क्या आ सकता है ये मुझे मालूम है, लेकिन क्या आएगा ये मुझे नहीं मालूम है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे अगर हम एक फेयर क्वाइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है ये मुझे मालूम है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लेकिन क्या आएगा ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं, यानी वो चीजें अज्ञात है। अगर वो भी मालूम चल जाए तो फिर गेम रहेगा ही नहीं। तो कह रहा है कि वैसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें क्या क्या हो सकता है ये मालूम है, लेकिन क्या होगा ये नहीं मालूम है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम
रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल तो बहुत सारा है, जैसे हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि टॉसिंग अ फेयर कॉइन, टॉसिंग अ फेयर कॉइन। कह रहा है कि अगर एक सिक्के को हम उछालेंगे तो वो उछालना जो है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है ये मुझे मालूम है, लेकिन क्या घटित होगा ये मुझे नहीं मालूम है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्या लिखा है मैंने कि एन एक्सपेरिमेंट इन विच पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, मतलब कि जो संभावित परिणाम है वो मालूम है, बट हैपनिंग आउटकम्स आर अननोन, लेकिन जो घटित होगा वो मुझे नहीं मालूम है। तो वैसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे टॉसिंग अ फेयर कॉइन, एक सिक्के को उछालना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ओके, इसको हमने देख लिया। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो होगा मेरा सैंपल स्पेस। क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा। अब है कि सैंपल स्पेस किसे बोलते हैं, तो कहता है सैंपल स्पेस का डेफिनेशन, यहां से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अब हो जाता है। इंपॉर्टेंट तो सभी है बट इसको हम बार बार बोलेंगे। इसको हम बोल सकते हैं कि द सेट, जैसे ही सेट बोलते हैं तो इससे एक डिफिनिट कलेक्शन का सेंस आता है। ओके, कि द सेट ऑफ, सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा ब्रांच है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब मैंने बताया कि रिजल्ट होता है, रिजल्ट को ही आउटकम्स ये कहता है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, the set of all of possible outcomes of a random experiment, random experiment is called, और सैंपल स्पेस को S से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना, is called a sample space। और इसके एलिमेंटों की संख्या को हम ns से डिनोट करते हैं। कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो उस कंडीशन में जो पॉसिबल आउटकम होगा उसी पॉसिबल आउटकम को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल में लिखें, यानी यहां पर है कि पॉसिबल आउटकम का हमको संग्रह बनाना है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसके हमको संग्रह बनाना है और उसी संग्रह को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे अगर हम ये बोले एक एग्जांपल में कि इफ वी टॉस अ फेयर कॉइन, इफ वी टॉस अ फेयर कॉइन, तो कह रहा है कि अगर हम एक फेयर कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या हो सकता है उसका एक संग्रह बना देंगे, और उस संग्रह को जब भी हम सेट करते हैं तो कर्ली ब्रैकेट का सेंस आता है। कभी भी सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये लिख दिए हमने h, t। h जो है हेड को इंडिकेट करता है और t टेल को इंडिकेट करता है। तो जब भी हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है उसका एक संग्रह हमने बना लिया, और इसी संग्रह को सैंपल स्पेस कहा जाता है। और ये सेट होता है, इसीलिए हमेशा इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, कोई अदर ब्रैकेट अलाउड नहीं है। फिर कहेंगे इसमें एलिमेंटों की संख्या बताइए, तो इसमें एलिमेंटों की संख्या 2 है और इसको ऐसे लिखा जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करेंगे तो जो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम होगा, मतलब ये हुआ कि जब भी किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा तो उसके क्या क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं,
उसको कलेक्ट करना है और उसी कलेक्शन को सैंपल स्पेस बोलते हैं। इसी में अगर हम ऐसे बोले कि इफ वी टॉस two fair coins simultaneously, यानी अगर हम दो क्वाइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, क्या क्या हो सकता है। दो क्वाइन को टॉस करें तो क्या क्या हो सकता है। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ। तो अगर हम दो क्वाइन को टॉस करेंगे ना तो उसके लिए सैंपल स्पेस बनाने के लिए हम प्रॉक्सी नहीं लगाएंगे, सिस्टमैटिक मेथड से जाएंगे। इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो h को h से करेंगे तो h स्क्वायर नहीं लिखिएगा, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लिखते हैं HH। h को t से कनेक्ट करिए HT, t को h से करिए TH, t को t से करिए TT हो जाएगा। कहेंगे इसमें कितना एलिमेंट है सैंपल स्पेस में, तो आप बोलेंगे कि इसमें 4 है। कितना है इसमें? 4 है। और पहले वाले में कितना था? 2 था, तो 2 का पावर 1 भी लिख सकते हैं। 4 है तो क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। यानी दो सिक्के को अगर हम एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या हो सकता है? HH पहले सिक्के पर आया हेड और दूसरे वाले सिक्के पर भी आया हेड। HT पहले सिक्के पर आया हेड, दूसरे पर आया टेल। TH पहले पर आया टेल, दूसरे सिक्के पर आया हेड। चौथा पहला पर आया टेल और दूसरे वाले पर भी आया टेल। इतनी सारी संभावना बन सकती है। कब? जब दो सिक्के को उछालेंगे तब। तो सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट हो गया? 4 हो गया, उसको NS से लिखते हैं। और 4 को क्या लिखेंगे? 2 का पावर 2। इसी तरह अगर 3 क्वाइंस को टॉस करेंगे तो 2 का पावर 3 बनेगा। तो इससे एक रिमार्क निकलता है फाइनली कि अगर हम n क्वाइंस को टॉस करें तो क्या होगा? इफ वी टॉस n क्वाइंस, ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि अगर n सिक्कों को एक साथ उछाल दिया जाए